गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विज फिजिक्स। मैं आशुतोष कुमार आप सभी को एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है आयन। ठीक है, आयन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आयन से हम लोग क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो हम आपको बता देते हैं। आयन के मदद से आप कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं, कंपाउंड आप बना सकते हैं। कंपाउंड बनाने के बाद आपको हम ये भी पता चल जाएगा कि कौन कंपाउंड कोवैलेंट नेचर का है, कौन कंपाउंड आयनिक नेचर का है, ये भी आप जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयन। तो हम आयन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या आयन क्या होता है और कितने प्रकार के आयन होते हैं। चलिए, आयन हिंदी में भी अगर हम लिखना चाहेंगे तो आयन को हम आयन ही लिखेंगे। अगर हिंदी मीडियम के विद्यार्थी अगर वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी कुछ नहीं सोचना है, हमें आज जो भी हेडिंग टर्म रहेगा उसको हिंदी के साथ हम हिंदी भी डिफाइन करते चले जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है, टर्म्स जो रहेगा वो हिंदी में भी लिखेंगे। तो आयन क्या होता है उसको पहले समझेंगे। आयन कहता है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई एलिमेंट मान लो एक्स है, यह एक्स एलिमेंट पे चार्ज अगर पॉजिटिव है या आइदर एक्स एलिमेंट है उस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। चलो, यह एक्स जो है चाहे तो कोई एटम भी हो सकता है यानी कोई परमाणु भी हो सकता है, या फिर ग्रुप ऑफ एटम यानी परमाणु का समूह हो सकता है, परमाणु का समूह हो सकता है। अगर किसी परमाणु पे कोई चार्ज आएगा तो वो भी हम उसको आयन कहेंगे, या परमाणु के समूह पे भी चार्ज आएगा उसको भी हम लोग आयन कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आपके पास Na पे एक प्लस परमाणु हो गया, Cl पे एक माइनस ये भी परमाणु है, Br पे एक माइनस, ऑक्सीजन पे दो माइनस, एल्युमिनियम पे तीन प्लस, ये सभी क्या थे, परमाणु पे चार्ज था। लेकिन अगर हम परमाणु के समूह पे चार्ज की बात करें, जैसे SO4 परमाणु का समूह हो गया, एक से ज़्यादा परमाणु है, इस पे चार्ज आ रहा है, मान ली 2 माइनस होता है SO4 2 माइनस पे, SO4 पे 2 माइनस होता है, ऑब्लिक NO3 पे 1 माइनस होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सल्फेट। या फिर HCO3 पे 1 माइनस होता है, या फिर अमोनियम पे 1 प्लस होता है, या हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस होता है। ये सभी क्या हो गए, आपको ग्रुप ऑफ एटम हो गए। ठीक है, तो चाहे तो हमारा चार्ज एक एटम पे हो या एक से ज़्यादा एटम पे चार्ज हो, उसको चार्ज चाहे तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। यानी किसी भी तत्व पर या किसी भी परमाणु पर या परमाणु के समूह पर उत्पन्न होने वाले चार्ज को यानी उत्पन्न होने वाले आवेश को, आवेश दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए होंगे आयन क्या होता है। अब हम चलते हैं आयन के प्रकार। अब हेडिंग देंगे आयन के प्रकार। आयन के प्रकार। आयन के प्रकार। आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन आयन होता है उसको देखेंगे आप लोग। एक को आयन को बोलते हैं हम लोग सिंपल आयन बोलते हैं, सिंपल आयन। ठीक है, और एक आयन को बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन। ठीक है, हिंदी भी हम आपको लिख देते हैं कि हिंदी क्या होगा इसका। तो इसको बोलेंगे एका पारमाणविक,
आयन, एका परमाणविक आयन, इसको बोलेंगे बहु परमाणविक आयन। बहु कौन? घर वाला वो बहु, मैंने समझ ना कि जो बेटा जो शादी करता है तो बाप बोलता है नहीं बहू है, या माँ बोलती है बहू, वो बहू नहीं। बहू मीन्स हो गया एक से ज़्यादा आइटम को बहु बोलते हैं। तो लोग सोच सकता है, कोबड़ा बातें हैं, बहु परमाणविक आयन। क्लियर है? बहु परमाणविक आयन क्लियर है? एका परमाणविक आयन और बहु परमाणविक आयन। तो आयन क्या है? आयन समझ गए? आयन के दो प्रकार। यहाँ से हमको छांटना है कि कौन मेरा आयन एका परमाणविक आयन होगा और कौन मेरा बहु परमाणविक आयन होगा। पहले वहाँ से हम लोग क्या करेंगे? छाटेंगे और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कैसे हम लोग आयन डेवलप करेंगे, चार्ज कैसे उस पर आता है। तो देखो यहाँ पे एक ही एटम पे, एक ही एटम पे, एक ही एटम पे, एक ही एटम पे, तो उस सारा जो है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग उदाहरण में Na+/Cl-/Br-/O2-H-, जितने भी आप देखे थे Al3+, ये सभी एक ही परमाणु पर चार्ज था, इसी कारण सभी को हमने एका परमाणविक आयन में रख दिया। जबकि इधर से आपको जितना भी दिख रहा है ये सभी बहु परमाणविक आयन है। एग्जाम्पल आपका हो गया SO4 2-NO3 पे 1-, OH पे 1- और ले लो Cr2O7 पे 2- होता है। ये सभी आपको कैसे आयन हो गए? बहु परमाणविक आयन हो गए। तो मेरे ख्याल से अभी जो हम आप लोगों को इतना बात समझाएं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर आवेश सिर्फ एक परमाणु पे होता है तो उसे हम लोग सिंपल आयन कहते हैं। आवेश अगर एक से ज़्यादा परमाणु पे रहता है तो उसे हम लोग बहु परमाणविक आयन कहते हैं। चार्ज ऑन ग्रुप ऑफ एटम is known as polyatomic ion. Charge on single atom is known as simple ion. सिंपल वर्ड में हम इसको आराम से इस तरह से बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग क्या देंगे? सिंपल आयन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए साफ करते हैं। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो ठीक है। तो सिंपल आयन के बारे में हम लोग जानेंगे। हेडिंग देते हैं सिंपल आयन। यानी एका परमाणविक आयन। तो एका परमाणविक आयन जो हम फाइंड करेंगे यह किसी एक तत्व पर निर्भर करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? एका परमाणविक आयन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक तत्व लेते हैं। इस तत्व के पास कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर जो इसकी प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु संख्या। क्या लिखेंगे यहाँ पे? परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है। ठीक है। ये परमाणु की संख्या यानी जो एटॉमिक नंबर है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे? देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। यानी इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है। तो एक तत्व होगा, उस तत्व का हमारे पास क्या होगा, परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होगा। उस एटॉमिक नंबर का क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको खोजना क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या खोजना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी क्या खोजेंगे हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही डिपेंड करता है वैलेंसी पर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फुली डिपेंड करेगा वैलेंसी यानी संयोजकता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंसी यानी संयोजकता पर डिपेंड करेगा। तो अगर हमको पता चल जाए कि किसी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है तो उसका वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। किसके लिए, एक परमाणुिक आयन के लिए। ठीक है, तो आप लोग में से मेरे ख्याल से सभी बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते होंगे। अगर बात में नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, तो कहता है कि यहाँ पे कोई तत्व, मान लो अगर कोई तत्व, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये इस नाइट्रोजन के पास अगर एटॉमिक नंबर 7 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी बेटा 7 है इसके पास। ने कहा था कि जितना एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या बताता है, परमाणु संख्या को बताता है। तो यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर 7 दिया हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी हमारा 7 है। तो कहता है इस इलेक्ट्रॉन को, किसके इलेक्ट्रॉन को, उस तत्व के इलेक्ट्रॉन को। तो तत्व के 3 इकाई होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जहाँ पे हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर कक्षाओं में चक्कर काटता है नाभिक के चारों ओर। तो जो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर चक्कर काटता है उसको सेल, हिंदी में कक्षा कहते हैं। इंग्लिश में सेल बोलते हैं या ऑर्बिट बोलते हैं, हिंदी में उसे हम कक्षा कहते हैं। ये जो कक्षा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर काटता है। तो वो जो कक्षा को, जो भी इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी जो हम इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का, नहीं कुछ कक्षाओं में कम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, जैसे जैसे हमारा नाभिक से कक्षाओं की दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे कम अगर उसका साइज छोटा है, अगर आपका नाभिक का चारों ओर जो सेल है, सेल का साइज अगर छोटा है तो हम इलेक्ट्रॉन भी कम रखेंगे। जैसे जैसे सेल बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक। तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सेल में भरते जाते हैं और सेल में भरने के प्रोसेस को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन को सेल में भरने की प्रक्रिया को बाद में हम उपकक्षा भी बताएंगे आप लोगों को। हम इलेक्ट्रॉन को 2 जगह भरते हैं, सेल और सब सेल में भरते हैं। क्योंकि अभी हम इसी कारण बेसिक चीज़ बता रहे थे, इसी कारण हम सेल का डिस्कस कर रहे हैं। तो कहता है किसी भी तत्व में सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किस पे डिपेंड करता है, 2n स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर n बराबर 1 होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको कौन सेल बोलेंगे, k सेल कहेंगे। n बराबर 2 रहेगा, गिनो, n यहाँ पे 2 रखो तो 2 दूना 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन, इसको कौन सेल कहेंगे, l सेल कहेंगे। फिर n बराबर 3 रखो तो 3 तिया 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, इसको कौन सेल कहेंगे, m सेल कहेंगे। n बराबर 4 रहेगा तो कौन कहेंगे, इसको 32 कहेंगे। देखो 4 दूना यहाँ 16, 16 दूनी 32, इसको हम लोग n सेल कह दिए तो KLMN सेल हो गया। तो सबसे पहला सेल क्या है, K सेल है, उसके बाद L, उसके M, उसके बाद N। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हम भरेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो नाभिक के बाद जो पहली कक्षा आएगी वो पहली कक्षा का नाम क्या होगा, K, उसके बाद L, उसके बाद M और उसके बाद N। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी बच्चे को बोले, N को मान ले कोई बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे को 7 रुपये की ज़रूरत है, यानी उसको 7 रुपया चाहिए। तो हम लोग अपने घर में आमतौर पे पैसा जो रखा रहता है, कहीं पे रेक पे रख दिए पैसा, उसका दूसरा पैसा कहाँ रखते हैं हम लोग, तो मम्मी से मांगेंगे तो मम्मी बोलेंगे कि रुको बेटा, पर्स में से पैसा निकाल के देते। अगर वहाँ से पैसा काम नहीं हुआ तो फिर हम लोग पर्स से पैसा मांगते हैं, यानी माँ पिताजी पर्स से अपने पैसे निकाल के बटुए से पैसा देते हैं। उससे भी अगर हमारा काम नीड नहीं पूरा हो पा रहा है तो हम लोग घर के रखे अलमारी में से पैसा निकालेंगे, वो भी नहीं पूरा हो पाया
तो बोलेंगे बेटा ऐसा कुछ मत कर, जा अकाउंट से पैसा निकाल ले। यानी 4 स्टेप पे हम क्या करते हैं, पैसा को निकालते हैं। एक तो छोटा मोटा काम के लिए रेक पे रखे हुए पैसा, तो हमारा जो n बराबर 1 है ये रेक पे रखा हुआ पैसा है, ये हमारा पर्स में रखा हुआ पैसा के जैसा है। उसके बाद ये अलमारी पे रखा हुआ पैसा है, ये अकाउंट पे रखा हुआ पैसा है। तो एक ऐसा तो नहीं कि केवल हम अकाउंट का पैसा यूज कर लेंगे। अगर हमको मात्र मार्केट से टमाटर खरीदना है तो ऐसा तो नहीं जाएंगे टमाटर लेना है, जाते अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं और खर्च कर देते हैं, ऐसा तो नहीं काम करेंगे। स्टेप बाय स्टेप खर्च करेंगे। तो देखो यहाँ पे 7 है, तो पहला हम किसको भरेंगे, 2, तो यहाँ पे 2 हो गया, लिख दिए। अब बाकी बचा हमको कितना, 5 घट रहा है। और तो 5 हम कहाँ से मांगेंगे, तो बोलेंगे कि हमको पर्स में रखा हुआ पैसा से दे दीजिए। यानी ई पर्स यानी एल सेल से हम 8 इलेक्ट्रॉन में से 8 में से कितना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, 5। 2 और 5, तो 2 और 5 किसका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का हो गया। मेरे ख्याल से सभी बच्चे को आ रहा हो समझ में। ऑक्सीजन का इसी तरह से बनाएंगे, तो 2 यहाँ लिखेंगे, फिर हम कितना मांगेंगे, इसे 8 से खींचेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कितना खींचेंगे, 6। बिल्कुल सही है। अगर हमको इसी तरह से एल्युमिनियम का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, 2 इससे खींचा, इसे कितना खींचा मैंने, 8, तो 8 है 2 कितना हो गया, 10। तो अब इससे कितना खींचेंगे कि मेरा 13 हो जाएगा, 3 खींचेंगे, तो 2 8 3, यही इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे ख्याल से सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। क्लोरीन 2, इसे इलेक्ट्रॉन मांगे लिए और फिर इससे कितना इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, 8, तो 2 8 गिने तो कितना हो गया, 10, तो बाकी इससे कितना इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, 7, तो 2 8 7 हो गया। हम अभी आप लोगों को यहाँ पर हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, पोटासियम का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि अभी हमको इसका यूज होगा तो इसी कारण हम यहाँ पर लिख देते हैं। पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 1। जब हम कक्षा के आधार पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो आपको बताएंगे ये चीज़ क्यों ऐसा होता है। पोटासियम और कैल्शियम का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 8 8 2। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम समझ गए। तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझेंगे। इसको साफ कर दें क्या, ये हम लोग समझ गए। पहले कैसे हम लोग चलेंगे, संयोजकता किस पर कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहले हम लोग लिख देते हैं, क्या बोला था, तत्व से संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो यहाँ देखो, पहला बात, सबसे लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में दिखेगा वो हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो सबसे यहाँ लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, यहाँ सबसे लास्ट में कितना है, 6, यहाँ सबसे लास्ट में कितना है, 3, फिर यहाँ लास्ट में सबसे कितना है, 7, यहाँ लास्ट में कितना है, 1, यहाँ लास्ट में कितना है, 2। ये सब हमारा क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आ गया। तो आप एक परमाणिक आयन आप फाइंड कर सकते हैं अब आसानी से। चलिए तो इसको हम साफ करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा हमसे पूछेंगे, कमेंट करेंगे और हम आपको पूरा गारंटी है कि हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। चलो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे हैं और साथ ही साथ हम वैलेंसी भी यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। इसको हम साफ कर देते हैं। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो ये बात जान लो कि ये जो आप 1 से लेकर 3 तक देख रहे हैं ये सभी धातु है। ये सब क्या है, धातु है। और धातु पे चार्ज हमेशा पॉजिटिव आता है। धातु पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। इसको थोड़ा और हम अच्छे से समझने के लिए काम कर दें, यहाँ हम 8 1 लिख देते हैं, यहाँ 8 2 लिख देते हैं और 8 3 लिखते हैं, 8 4 लिखते हैं, 8 5 लिखते हैं, 8 हम 6 लिखते हैं, 8 7 लिखते हैं और 8 8 लिखते हैं।
इधर से इधर जाएंगे तो आपको क्या होगा, सभी अधातु हैं, सभी क्या है, अधातु है, और अधातु पे चार्ज कैसा आता है, निगेटिव आता है। वैलेंसी यानी जो हम संयोजकता देख रहे हैं, यह समझ लेना कि संयोजकता का मतलब इतना ही होता है कि अपने 72 कक्षा में, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, उसके नीचे इंग्लिश में लिख दूंगा, अपने 72 कक्षा में, ठीक है, 72 कक्षा में कम से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके ऑक्टेट यानी अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं, टू अटेन ऑक्टेट इन देयर outermost orbit, in their outermost orbit, to minimize number of electron loss oblique gain। आया मेरा बात समझ में? संयोजकता को इंग्लिश बोलेंगे वैलेंसी। ये बात समझ आ गया? कम से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ग्रहण करके हमको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है। ये नहीं कि 8 इलेक्ट्रॉन तो हम यहाँ प्राप्त करेंगे, देखो यहाँ से एक ये है, हमको 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है तो हम 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे, ये भी तो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा कम से कम इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करके ऑक्टेट प्राप्त करना। क्लियर है? चलिए, तो ये कम से कम क्या करेगा? इसको ग्रहण करना आसान है कि त्याग करना आसान है? त्याग करना आसान है, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब ना बोले कि धातु है। तो यहाँ पे कितना हो चार्ज हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? +2। ये कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? +3। अब बताओ बीच बीचवा में है तो उसको बता देते हैं, 4 है तो 4 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान है, त्याग नहीं कर पाएगा। ठीक है, कभी कभी आपको एक्सेप्शन केस दिखने को मिलेगा कार्बन के बारे में, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक्सेप्शन है। तो कार्बन तीनों तरह का जनरल प्रॉपर्टी रखता है, शेयर भी करता है। ज़्यादातर आपको शेयर करने के एग्जाम्पल कार्बन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। फिर आइए 5, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो गया, 5 में 3 जोड़े तो 8 हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 में कितना जोड़ेंगे कि 8 होगा? कुछ नहीं, तो यानी संयोजकता 0 होगा। जिसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे उसकी संयोजकता कितनी हो गई? 0। जिसकी 72 कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा संयोजकता 1 निगेटिव में, 2 निगेटिव में, 3 निगेटिव में, 4 रहेगा तो -4, 3 रहेगा तो +3, 2 रहेगा तो +2, 1 रहेगा तो +1। मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ में आ गया होगा एक परमाणविक आयन का। क्लियर है? सबके ऊपर में हम क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम जिसका अभी कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं उसको देख लीजिए, हम किसका लिखे थे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सब में 2 कॉमन है। सब में क्या है? यहाँ पर 2 कॉमन है, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। क्लियर है मेरा बात? तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता चल गया कि अब इससे रिलेटेड कोई भी एलिमेंट आपको दिखेगा, फास्फोरस है तो नाइट्रोजन का भी चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव में आएगा। ऑक्सीजन का चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव में। फ्लोरीन का भी चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव में। या ब्रोमीन भी रहेगा तो चार्ज निगेटिव में आएगा, है ना? चलो, कार्बन निगेटिव में, बोरॉन पॉजिटिव में। यहाँ देखो सोडियम है तो सोडियम से रिलेटेड जो भी एलिमेंट आपको दिखेगा उसका आएगा पॉजिटिव में। हम साफ करके यहाँ पे कुछ और भी एलिमेंट हम लिख देते हैं।
ठीक है। चलो मान लीजिए बेरिलियम है, कैल्शियम है, सभी का चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव में। लिथियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, सभी का चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। यहाँ और भी एलिमेंट हम ले लेते हैं। फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन तो लिख ही दिया था मैंने, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस सभी का चार्ज कैसा आएगा? निगेटिव में आएगा। कितना निगेटिव होगा? -1 होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना जानकारी हो गया कि एक परमाणुक आयन पे लिथियम पे चार्ज कितना होता है? +1। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। सीजियम पे चार्ज कितना होता है? +1, क्योंकि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इस सभी के बाध्यम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, सभी के बाध्यम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, सभी के बाध्यम कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8। दैट क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? वेरी गुड। चलिए मेरे ख्याल से आप लोग संयोजकता निकालना अब सीख गए। देखो अब यहाँ से एक बात और हम आप लोगों को बताएंगे। संयोजकता तो सीख लिए हैं, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से बच्चे समझ गए होंगे। जितने बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सब बच्चों को आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बात और बेटा, संयोजकता तो तुम निकाल लिए, कितना किसका संयोजकता आएगा? एक बात और, संयोजकता जब हम निकाल लिए तो हम कंपाउंड भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा यौगिक निर्माण। यौगिक निर्माण, कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन, तो कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए टाइप 1 चलते हैं। टाइप 1 कहता है टाइप 1 में कौन कौन चीज़ से हम कंपाउंड बना सकते हैं? तो कहता है, आपको मेटल दिखा था, धातु, चलो ठीक है, तो मेटल प्लस नॉन मेटल मिला दोगे तो भी हमारा कंपाउंड बनेगा। ऐसे कंपाउंड को बेटा कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? आयोनिक कंपाउंड, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको आयनिक यौगिक। मेटल और नॉन मेटल को मिलाओगे तो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, अभी मेटल का एग्जाम्पल लिया था ना जी, सोडियम था, क्लोरीन हो गया, नॉन मेटल का तो NaCl हो गया। एक मेटल लिया था क्या? Mg था, और फिर O लिया तो ऑक्सीजन हो गया। ये सभी कंपाउंड कैसे हो गया बेटा? आयनिक यौगिक। ये हो गया हमारा टाइप 1 में। अब टाइप 2 आते हैं, उसमें बनाते हैं तो बनाते हैं नॉन मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड बनाते हैं। जब हम नॉन मेटल से मिलाएंगे, यानी अरे भैया मेटल को धातु बोलते हैं, नॉन मेटल को अधातु बोलते हैं। नॉन मेटल मिलाएंगे तो इसको कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड। इसको बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। सहसंयोजक यौगिक, इसी को बोलेंगे हम लोग आणविक यौगिक। इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। कोई पूछेगा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जब हम अधातु और अधातु से मिलाते हैं तो वो हमारा क्या करता है? मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाता है। कोई एक मिनट अच्छे से देते हैं, ठीक है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CO2 दोनों अधातु, NH3 अधातु, कोई भी आप ले लीजिए, CCl4 है ना, ये सभी आपके अधातु हैं, यौगिक निर्माण है। तो यौगिक निर्माण की जानकारी भी आपको दे दी है कि मेटल नॉन मेटल रहेगा तो आयनिक यौगिक बनेगा, नॉन मेटल रहेगा तो कोवैलेंट कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड यानी आणविक यौगिक भी कहते हैं। चलो अब कुछ हम आपको ट्रिक देंगे। ट्रिक क्या देंगे? संयोजकता याद करने का ट्रिक देंगे कि कैसे आप संयोजकता याद कर सकते हैं। भाई आप लोग के लिए हम थोड़ा डेडिकेट रहते हैं, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि हम
थोड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा जाता है। आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो, आपको मेरे ख्याल से वीडियो अच्छा लगेगा। तत्व जिसकी संयोजकता 1 हो, द एलिमेंट विच शो 1 वैलेंसी। ठीक है, कैसे इसको याद करेंगे? देखो, याद करने का ट्रिक हम यहाँ से दे रहे हैं। फीवर कल से है रब का लेना। नाम एक ऐसे ही वर्ड है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, फीवर, फीवर में आपको फीवर, फी फ्लोरीन और आयोडीन दोनों आ गया। बर यानी ब्रोमीन आ जाएगा। देखना है, ब्रोमीन और फ्लोरीन सबका एक था, देखे होंगे अभी आप। कल यानी क्लोरीन, से यानी सीजियम, हाइड्रोजन यानी H का भी होता है -1 होता है। Rb4 हो गया रुबिडियम, का यानी पोटासियम, लेना यानी लिथियम। पहला नंबर हो गया, 100 आपको हो गया। सबका कितना है संयोजकता? इन सभी की संयोजकता कितनी है? वैलेंसी कितना है? 1 में। वैलेंसी कितना है? 1 है। ठीक है, यहाँ निगेटिव 1 है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। क्लियर है? तत्व जिसकी संयोजकता 2 हो, तत्व जिसकी संयोजकता 2 हो। फिर वही चीज, सेम लैंग्वेज, द एलिमेंट विथ शो 1 वैलेंसी नहीं, अब वैलेंसी 2 वैलेंसी, 2 संयोजकता शो करता है। या विच कंटेन्स विच शो डाईवैलेंट आयन, या विच आर, यहाँ पे ऐसे कहते हैं, द एलिमेंट विच आर डाईवैलेंट। डाईवैलेंट यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? यहाँ लिख देते हैं मोनोवैलेंट कर देते हैं, सो को हटा के आर कर देते हैं, विच आर मोनोवैलेंट। देखो क्या इसका ट्रिक है, वो देखो। ओ सुनो बेटा, कल बारात में मांगा जेन और स्कूटर। ओ सुनो, कल बेटा बारात में मांगा जेन और स्कूटर। ओ यानी हो गया ऑक्सीजन, सुनो यानी सल्फर, बेटा यानी बेरिलियम, कल यानी कैल्शियम, बारात बैरियम, मांगा यानी मैग्नीशियम, जेन यानी जिंक, स्कूटर यानी स्ट्रॉन्टियम। अब चार्ज सबका हम लिख देते हैं, चार्ज भी हम लिख देते हैं। यहाँ चार्ज हो गया -2, -2, +2, +2, +2, यहाँ भी +2 में रहेगा, +2 में रहेगा और +2 में रहेगा। ठीक है, अब एक ऊपर लिख देते हैं, तब आप लोगों को पूरा एक जगह रहेगा सर। थ्री नंबर,
तत्व जिसकी संयोजकता 3 हो, यानी एक डायरेक्ट हम शॉर्ट में लिख देते हैं जो ट्राईवैलेंट आयन हो। क्या हो? ट्राईवैलेंट आयन हो। बैगन, आलू, लाने गए नाना, पापा और आंसू। बैगन, आलू लाने गए नाना, पापा और आंसू। बैगन यानी बोरॉन, आलू यानी एल्युमिनियम, गए यानी गैलियम, नाना यानी नाइट्रोजन, पापा यानी फास्फोरस, आंसू यानी आर्सेनिक। चार्ज हम यहाँ पर आपके सामने लिख देते हैं। +3 -3 इस तरह से एका परमाणुिक आयन के बारे में पूरा हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दे दिए। ठीक है। फीवर कल से है, रफ का लेना नाम। वो सुनो बेटा कल बारात में मांगा जेन और स्कूटर। बैगन आलू लाने गए नाना, पापा और आंसू। अब हम लोग आते हैं पॉलीएटॉमिक आयन, बहुपरमाणुिक आयन के बारे में। आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग जैसा हो आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे बहु परमाणविक आयन। सब बच्चे तैयार हैं? तैयार हैं। लग रहा है कि सब बच्चे तैयार हैं। बहुपरमाणुिक आयन हम डिफिनेशन लिखा चुके हैं, बता चुके हैं। डायरेक्ट हम ट्रिक पे चलेंगे। पहले हम हेडिंग पे ट्रिक देंगे और कुछ पॉइंट लिखाएंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। हेडिंग दीजिएगा। बहुपरमाणुिक आयन पर तो कहता है बहुपरमाणुिक आयन में कैसे हम निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का चार्ज। बड़ा याद होता है बच्चे लोग, हमेशा याद करते हैं सल्फेट पे -2, नाइट्रेट पे -1, नाइट्राइट पे -1, क्लोरेट पे -1। याद करते रटते हैं। आपको हम याद करने का ट्रिक यहाँ पे देंगे। आप कैसे संयोजकता याद कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक क्या है वो देखिए हमारे। तत्व की सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, माइनस का साइन यहाँ पे घटेगा, घटाना है। माइनस ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन को ले लेंगे, या नाइट्रोजन के आवेश की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया द नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ ऑक्सीजन। जो भी आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, ऑक्सीजन में -2 होता है यानी 2 हो गया, नाइट्रोजन का 3 होता है। ये दोनों को क्या करना है, घटा देना है। और याद रखो एक चीज़ याद रखना, कहीं पे तुमको कहीं पे चार्ज अगर पॉजिटिव आ जाए तो यह मान सेट कर लेना कि यहाँ पे जितना भी एलिमेंट है सभी नॉन मेटल है, तो चार्ज ऑलवेज शुड बी नेगेटिव। चार्ज शुड बी
निगेटिव चार्ज हमेशा, यानी आवेश जो आएगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, चलो उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या कि हम साफ करेंगे बोर्ड को। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे संयोजकता यानी कोवैलेंसी। यहाँ पर उसका नेम यानी नाम लिखेंगे। यहाँ पे पॉली एटॉमिक होगा, और यहाँ पे उसका आवेश लिखेंगे, जो हम आवेश भी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दें। यहाँ पे हमारा आवेश यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तत्व की क्या लिखे हैं? तत्व की संयोजकता माइनस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आवेश की संख्या। थोड़ा हम इसको साफ कर देते हैं, तो हमको जगह फैला करने में फायदा देगा बाद में। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ पे लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं 6 SO4। ठीक है, सॉरी SO4 यहाँ होगा। इसको नाम बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। हिंदी इंग्लिश एक ही नाम है, इसी कारण इंग्लिश में लिख देते हैं। 4 सल्फाइड। ठीक है, 5 फॉस्फेट यानी PO4। 3 पे फॉस्फाइड PO3। फिर 5 पे तीन नाइट्राइट NO2। फिर उसी तरह से कार्बोनेट, सॉरी 4 यहाँ पे कार्बोनेट का हो गया। कार्बोनेट का हो गया CO3। ठीक है, फिर आया, फिर 4 ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ हो गया बाई कार्बोनेट HCO3। फिर हो गया यहाँ पर 7, इसको बोलेंगे परक्लोरेट ClO4। क्लोराइड ClO3। क्लोरेट होगा यहाँ पे, यहाँ क्लोराइड होगा ClO2। यहाँ हो जाएगा पर क्लोरेट ClO4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्स, यहाँ नहीं, सिर्फ यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्साइड
OH, यहाँ लिखेंगे साइनाइड CN। अब हम सबका आवेश यहाँ से निकालिए, कैसे किसका आवेश कैसे होगा। फॉर्मूला आपके पास है, सब कुछ आपके पास हम दे दिए हैं। तत्व की सहसंयोजकता, सल्फर का संयोजकता कितना, 6 में से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आवेश की संख्या, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आवेश, 2 गुना 4 8, 6 में से 8 गया, 6 इसका आया -8 -2 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 में से 6 गया, फिर -2, इसका कितना है लिखा हुआ 5 -8 -3, फिर हो गया यहाँ कितना लिखा हुआ है सर कितना 3, तो 3 में से 6 गया -3, फिर यहाँ देखिए 5 में से 6 गया 1 -1, यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है 3, तो 3 में से 4 गया, ये भी -1 आएगा। आ रहा है सब आप लोगों को, समझ आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा है किसी का। कार्बोनेट 4 और -6 कितना होगा -2, यहाँ देखिए HCO3, तो अब यहाँ पे तत्व की संयोजकता हो जाएगा यहाँ पे 4 और 4 में से 6, और यहाँ पे आ जाएगा एक और हमारे पास है हाइड्रोजन, जब आ जाएगा तो उसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 रख लीजिए, 5 में से 6 गया -1, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, जब अधातु रहता है तो हाइड्रोजन के चार्ज को क्या करते हैं पॉजिटिव में लेते हैं, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए 7, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे थे, 5 3 और 1, तो यहाँ हो जाएगा 7 में से 8 गया 1, फिर यहाँ हो जाएगा 5 में से 6 गया, ये भी 1, यहाँ देखिए 3 में से 4 गया, ये भी 1, यहाँ है ClO होगा बेटा पर, तो यहाँ हो जाएगा 1 में से 2 गया, यहाँ भी -1। अब यहाँ आइए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो यहाँ हो जाएगा 1 लिखा हुआ तत्व की सहसंयोजकता, और ऑक्सीजन पे यहाँ पे हो जाएगा 1 और -2, तो यहाँ हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे कार्बन का हो गया 4 -3, यहाँ पे तो आपको 1 आ रहा है, लेकिन हमने कहा था कि साइन हमेशा निगेटिव ही लेंगे, क्योंकि एलिमेंट का नॉन मेटल का निकाल रहे हैं, तो साइन हमेशा निगेटिव, क्योंकि यह आधातु के लिए हम लोग आधातु के लिए फाइंड करते हैं। और एक 2 को ले लेते हैं। 7 किसका होता है MnO4 में, Mn का होता है 7, 6 CrO4, अच्छा इसका यहाँ देखिए 7 -8 पर मैग्नेट पे -1 होता है। क्रोमेट तो यहाँ बोले कितना 6 -8, क्रोमेट पे -2 हो गया। यहाँ देखो 6 दूना 12 -14 -2। इस तरह से आप लोग बहुपरमाणुविक आयन का भी आप संयोजकता निकाल लिए इस ट्रिक की मदद से, ठीक है। तो आप कोई भी कंपाउंड आप भर पेट भर मन आप कंपाउंड बना सकते हैं। आपसे कोई पूछेगा सोडियम पर क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम Na प्लस पर क्लोरेट अरे यार सॉरी बाबू सॉरी एक जगह पर क्लोराइड ही हाइपोक्लोराइड था ना, ये हाइपोक्लोराइड है, ठीक है। पर क्लोरेट ऊपर लिखा हुआ है पर क्लोरेट तो ClO4 1 + 1 कंपाउंड बन गया NaClO4। कोई आपसे कहा सोडियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम पे चार्ज कितना लिखा है +2, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आज के इस वीडियो लेक्चर में लिखा हुआ है +2। सल्फेट SO4 कितना है -2, CSO4
कोई आपसे पूछे कैल्शियम फॉस्फेट, कोई आपसे पूछे कैल्शियम फॉस्फेट, तो वो भी हम बना सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, कैल्शियम +2 फॉस्फेट PO4 3-, फॉस्फेट PO4 3-। जब ऐसा केस हो तो वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं, यानी ये 3 यहाँ चला जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा CA3 और PO4, क्योंकि ये जो 2 आया है वो पूरे PO4 पे आया है, इसी कारण ये होल PO4 2 हो जाएगा, तो CA3 PO4 होल 2। तो आप सूत्र बनाने का भी हम आपको बता दिया है, कैसे आयन होता है वो लिख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया आज के इस वीडियो लेक्चर में, ए का परमाणुक आयन का ट्रिक दिया कि कैसे आप सही हो जाता है याद कर सकते हैं। बहुपरमाणुक आयन का आपको हम पूरा चार्ज निकालने का भी हम आपको ट्रिक दिए हैं, सूत्र बनाने का भी आपको पता है कैसे तरीका सिखाया है, ये सभी आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में मिला है। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो सभी बच्चे बेनिफिटेड होंगे, उनको अच्छा लगा होगा आज का इस वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो कुछ नहीं करेंगे आप लोग, लाइक शेयर, क्योंकि जो वैसे भी दोस्त जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों को शेयर कीजिएगा कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेंगे और जम के इसको हम लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।